ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थिति क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो स्थिति के बारे में जरा मैं आपको बता देता हूँ और एक मैप बना देता हूँ जहाँ से आप इसे देख पाएंगे ठीक तरीके से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की ही सीमा बना देते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन यह पड़ोस के दूसरे राज्यों में भी है, जैसे महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है और गुजरात है, उसमें भी है। तो एक एक करके उनके बारे में देख भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल जो बनाया है, ये बनाया है मध्य प्रदेश का मैप। तो यहाँ देखिए आप, मध्य प्रदेश, यहाँ हो गया मध्य प्रदेश। और इसे और थोड़ा ठीक सा करते हैं, संभवतः इस तरीके से, है ना। ये मध्य प्रदेश हो गया और यहाँ पड़ोस में जो राज्य है वह हो गया गुजरात। और यहाँ पर ये हम बना देते हैं गुजरात। और यहाँ पर ये यूपी, और नीचे की तरफ जो है इससे सटा हुआ ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात, एमपी, इस तरीके से है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार कैसे देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो है सतपुड़ा की शुरुआत जो है ये पूर्वी गुजरात से शुरू होगी। और यहाँ पर एक और चीज मैं बना देता हूँ उससे पहले, ताकि आप ध्यान रखो। यहाँ से जो नदी निकल रही है वह है नर्मदा। यह नदी है नर्मदा, इस तरीके से नर्मदा। और दूसरी जो नदी है वह यहाँ से निकलती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। यह इस तरीके से जा रही है, यह है ताप्ती। यहाँ से स्पष्ट हो गया। और जो ये पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, इसका विस्तार कैसे है। तो इसका विस्तार जो है यहाँ से शुरू होगा, यानी कि नर्मदा जिले से शुरू होगा गुजरात के, ये इस तरीके से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका विस्तार ऐसे है, कहाँ तक, छत्तीसगढ़ तक। तो इसका मतलब है इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है कि पूर्वी गुजरात, क्योंकि गुजरात का ये पूर्वी हिस्सा होगा, से लेकर और इधर मध्य प्रदेश होते हुए और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से होते हुए और छत्तीसगढ़ तक। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थिति क्या है, स्थिति के बारे में लिखेंगे हम। पूर्वी गुजरात से छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। इसके अलावा यदि हम नदी की बात करें, यानी कि कौन सी नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर कार्य कर रहा है, तो सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, नर्मदा उत्तर में और ताप्ती दक्षिण में। तो हम कहेंगे यह श्रेणी नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य, नदियों के मध्य जल विभाजक के तौर पर, जल विभाजक
के तौर पर जानी जाती है, जानी जाती है। ठीक हो गया। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो यदि हम दिशा की बात करें तो दिशा जाहिर बात है इसकी पूर्व पश्चिम, तो हम पूर्व पश्चिम दिशा है इसकी, स्पष्ट होता है। एक हो गया। फिर आते हैं इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वह लगभग कितना है? यह लगभग कितने किलोमीटर बैठेगा? तो लगभग 900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पड़ती है। और राज्यों की बात करेंगे हम, तो राज्यों की बात आने पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ठीक है। अब आते हैं इसका निर्माण काल। तो इसका जो निर्माण काल है यह भी भारत की प्राचीन श्रेणियों में शामिल होती है। तो इसका निर्माण काल जो है 1.6 अरब वर्ष पूर्व, अर्थात यह प्री कैम्ब्रियन काल कहलाता है। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल वह है जो 57 करोड़ वर्ष से पूर्व का कहलाता है और यह आगे चलकर 4.6 अरब वर्ष अर्थात जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो समय प्री कैम्ब्रियन काल कहलाता है। तो यानी कि यह भी प्राचीन श्रेणियों में शामिल है। अब इसमें इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया यानी कि किस प्रकार से यह बने हैं, तो देखिए यह जो पर्वत है सतपुड़ा वह विंध्या पर्वत की तरह ही ब्लॉक पर्वत है। तो हम यहां पर लिखेंगे ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत या इन्हीं को हम कहते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जब पृथ्वी की भूपरपटी पर भूगर्भिक हलचल होती है यानी कि जियोलॉजिकल कुछ चेंजेस आते हैं तो ऊपर की जो सतह है भूपरपटी की वह टूट जाती है या उसमें दरारें पैदा होती हैं और कुछ हिस्से तो धंस जाते हैं और कुछ जो है ऊपर उठ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो इस प्रकार से है कि यदि हम यहाँ पर एक आकृति लें इस तरीके से और यह देखें कि कुछ हिस्से जो हैं जैसे उदाहरण के तौर पर ये हिस्से जो हैं वो नीचे की तरफ धंस गए और बीच का जो हिस्सा है ये यथावत अपनी स्थिति पर रहा, तो यह पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब बात आ जाती है इसकी चट्टानों के बारे में। तो इसकी जो चट्टानें हैं वह किस प्रकार की हैं? चट्टानें जो हैं इसके अंदर चट्टानें जो हैं वह है हमारी ज्वालामुखी है, जैसे कि ग्रेनाइट, बसाल्ट, या और बलुआ पत्थर। तो जो हम नॉर्मली देखते हैं कि यही सारी की सारी चट्टानें जो हैं वह हमने पढ़ी थी विंध्या पर्वतमाला में, तो वही समानता हमें यहाँ पर भी मिलती है। बस यह ध्यान रखना है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है इसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वोल्केनिक इरप्शन, पृथ्वी के भीतर से जो ज्वालामुखी निकला था जिसने दक्कन के पठार का निर्माण किया, उसके उसी प्रक्रिया के द्वारा इसके कुछ हिस्सों का भी निर्माण होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर पत्थरों की श्रेणी में यह चीजें मिलती हैं। अब देखते हैं कि हम इसका अन्य जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए जैसे कि विंध्या पर्वत
श्रृंखला को आपने वर्गीकृत किया था कि उसके अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां शामिल थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था भारनेर एवं कैमूर जो प्रमुख थी। इसी प्रकार से यह जो श्रेणी है सतपुड़ा, तो इसके अंतर्गत यानी कि सतपुड़ा, इसके अंतर्गत हम कई श्रेणियों को शामिल करते हैं, श्रेणियों को शामिल करते हैं। अब इसको हम समझने के लिए 3 हिस्सों के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि पश्चिमी हिस्सा, मध्य का हिस्सा और सबसे पूर्वी हिस्सा। तो इसके 3 मुख्य भाग हैं सतपुड़ा श्रेणी के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ए करते हैं, पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग, इसके अंतर्गत शामिल होती हैं कौन सी श्रेणी? जिन्हें कहते हैं राजपीपला पहाड़ियां। तो यहां पर आएगा राजपीपला पहाड़ी। इसके बाद बी जो हिस्सा है फिर है मध्य का हिस्सा, मध्य भाग। मध्य भाग जो है वह क्या है? मध्य भाग के अंतर्गत आते हैं महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां। और जो सी हिस्सा है इसके अंतर्गत आती हैं मैक, ये हो गया सबसे पूर्वी, इसका पूर्वी भाग। इसमें शामिल होती है मैकाल श्रेणी, मैकाल पहाड़ी। तो 3 हिस्सों के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से? देखिए, ये जो हिस्सा है गुजरात के पास में, यहाँ पर जो गुजरात का ये हिस्सा है इसको हम कहते हैं पहला नंबर, यानी कि इसका सबसे पश्चिमी भाग है, इसी को कहते हैं राजपीपला। तो राजपीपला हो गई पश्चिमी भाग। और ये कहां तक है? इसका विस्तार जो है हमें मिलता है यहाँ पर, एक जगह पड़ती है यहाँ पर, ये कहलाता है बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रे से लेकर और पूर्वी गुजरात से यह श्रेणी जो है पहाड़ियां, इनको कहते हैं राजपीपला पहाड़ियां। इसके बाद जब हम इधर की तरफ चलेंगे, यानी कि बुरहानपुर से पूर्व की तरफ चलेंगे, तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर जैसे कई सारे जिले पड़ेंगे, अनूपपुर जिला है यहाँ पर, ये है अनूपपुर। तो यहाँ पर जो जिले हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू होकर जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और ढिंडोरी और अनूपपुर तक, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये महादेव श्रेणी कहलाएगी। यहां से लेकर यहां तक इसका नाम रखेंगे, ये नाम है महादेव, महादेव। उसके बाद जब हम यहां से शुरू होंगे, यहां से लेकर और पूरब में, यानी कि अनूपपुर से लेकर और हम पढ़, इसके अंतर्गत कुछ जिले पड़ेंगे जो छत्तीसगढ़ के हैं, जिसके अंतर्गत कबीर धाम पड़ेगा या कवर्धा है, बिलासपुर है। तो यहां तक जो हिस्सा होगा ये वाले, और इसका विस्तार किस प्रकार से हमें मिलता है यह भी देख लीजिए। तो यह जो है ये इस तरीके से, यानी कि जैसे कि अर्ध चंद्राकार या क्रेसेंट शेप बनती है, उस प्रकार से ये हिस्सा जो है इसे कहते हैं मैकाल। तो यहां पर जो हम लिखेंगे ये वाला हिस्सा हो गया हमारा मैकाल श्रेणी या मैकाल पहाड़ियां। तो 3 हिस्सों के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो हेडिंग डाल देते हैं राजपीपला। तो
राजपीपला पहाड़ियां जो है, यह नर्मदापुरम जो जिला पड़ता है उसके अंदर मुख्यतः है। तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले हमारी राजपीपला पहाड़ियां। पहले तो स्थिति देखते हैं, इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में है। नर्मदा नदी के दक्षिण में, के दक्षिण में। दूसरा है, अगला पॉइंट है निर्माण कैसे हुआ। निर्माण ज्वालामुखीय प्रक्रिया जिससे दक्कन ट्रैप यानी कि सीढ़ीदार संरचना है, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं और दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ट्रैप का निर्माण हुआ, पहला पॉइंट। अर्थात ये समय काल कौन सा होगा, तो इसको हम लिखते हैं लगभग 6.5 करोड़ वर्ष। जो क्रिटेशियस काल है वह 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है। इसी को कहते हैं क्रिटेशियस काल। 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व, जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था, वही समय है जब नीचे से ज्वालामुखी उद्गार बाहर आया, यानी कि ज्वालामुखी बाहर आया और वह भारत के पश्चिमी हिस्सों के ऊपर बसाल्ट की चट्टानों के रूप में फैल गया धीरे धीरे। क्योंकि बसाल्ट की जो चट्टान, बसाल्ट का जो ज्वालामुखी होता है वह पतला होता है और धीरे धीरे वह फैलता है। तो उसी ने हमारे इन पठारों का और पहाड़ियों का निर्माण किया। तो ये निर्माण की प्रक्रिया होगी। फिर है इसके अंदर चट्टानें कैसी मिलेंगी, तो जाहिर बात है चट्टानें जो हैं वह किस प्रकार की होती है। यदि हम ज्वालामुखी प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आती हैं, ग्रेनाइट और बसाल्ट। वही प्रक्रिया है जिससे इसका निर्माण हुआ था। फिर इसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वह नर्मदापुरम जिले में गुजरात में पड़ता है। उसका नाम है चूलागिरी। चूलागिरी, और इसकी जो कुल हाइट है वह पड़ती है 1215 मीटर। कहाँ राज्य पड़ेगा, गुजरात। ठीक है। अब देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार जो है, यानी कि राजपीपला पहाड़ी का, इसको हम कहेंगे पूर्वी गुजरात। जहां हमने नर्मदापुरम जिले की बात करी, तो पूर्वी गुजरात से और बुरहानपुर दर्रे तक। ये बुरहानपुर जगह पड़ेगी मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर दर्रे तक, यानी कि एमपी में। एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर ये जिला पड़ता है बुरहानपुर, और इसके दक्षिण में महाराष्ट्र का जिला पड़ता है बुल्ढाना। तो वही क्षेत्र है, वहां तक का ये हिस्सा इसका विस्तार है। अब इसमें वनस्पति की अगर बात करें तो किस प्रकार की वनस्पति है, तो सारे हिस्से के अंदर जो वनस्पति है वह हमारी है किस प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। हालांकि यहाँ कुछ हिस्सों के अंदर जो वर्षा है वह 100 से लेकर और 150 सेंटीमीटर तक है, लेकिन मुख्यतः जो वृक्ष जो वन पाए जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे।
और मानसून प्रकार की ही यहाँ जलवायु है। इसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं वह कौन कौन सी है? हर जगह पर साल, सागौन जिसे सांगवान और टीक कहते हैं इंग्लिश में, और बांस, ये मुख्य फसलें हैं, वो मुख्य वृक्ष हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला जो हिस्सा है हमारा, फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। वह आ जाएंगी कि इस क्षेत्र के अंदर हमें कुछ विशिष्ट निर्माण भी मिले हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध। तो जो सरदार सरोवर बांध है वह इन्हीं पहाड़ियों का के पास ही स्थित है। और इसके अलावा जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है वह भी हमें इन पहाड़ियों के पास ही मिलती है। तो हम कर सकते हैं सरदार सरोवर बांध। ये नदी जो पड़ेगी नर्मदा है, जाहिर बात है। सरदार सरोवर बांध किस पर है? नर्मदा नदी पर और राजपीपला पहाड़ियों के पास। यह इसकी विशिष्ट वो हो गया। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये साधु बेट नाम का द्वीप पड़ता है नर्मदा नदी में, लेकिन ये पहाड़ियों के इनके पास ही पड़ेगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्थापना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राजपीपला पहाड़ियां। अब नेक्स्ट जो अगला जो है वह कहलाता है महादेव। तो दूसरी श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, महादेव श्रेणी। तो महादेव श्रेणी जो है वह हमने पढ़ा था कि वह सतपुड़ा श्रेणी का जो मध्य भाग है वह कहलाता है महादेव श्रेणी। तो अगला है महादेव श्रेणी। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार कहां से है? तो इसके विस्तार के अंतर्गत जो आते हैं वह हिस्से हैं कौन कौन से? एक तो एमपी के ये जिले हैं जिनका नाम है होशंगाबाद, होशंगाबाद, या अब इनको कहते हैं नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा बैतूल, जहां से ताप्ती नदी निकलती है, और एक आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा जिला वो है जहां से कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं कमलनाथ, वह लगातार चुनाव सांसद का यहां से जीतते हैं। तो वही छिंदवाड़ा जिला है जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के साथ ही लगा हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और मैंने आपको बताया भी था ये हिस्सा हो गया, ये यहाँ पर बैतूल जिला हो गया जहां से ये ताप्ती नदी निकल रही है। उसके साथ इसके उत्तर में जो है वह होशंगाबाद है, जो नर्मदापुरम भी कहते हैं, और उसके साथ ही ये छिंदवाड़ा जिला है। तो ये हिस्से जो हैं ये कहलाते हैं महादेव श्रेणी के अंतर्गत। तो इसकी विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर है वह सर्वोच्च शिखर न केवल महादेव पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है, वरन यह मध्य प्रदेश और पूरी सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं धूपगढ़। तो धूपगढ़ यह सर्वोच्च शिखर है मध्य प्रदेश का और सतपुड़ा श्रेणी का। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह कितनी है? वह 1452 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। इसकी विशेष बात क्या है? इसकी विशेष बात यह है कि यह मध्य प्रदेश सतपुड़ा श्रेणी, या हम कह दें महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। महादेव पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु कहलाता है।
और ये कहां पर स्थित है? यह है शिखर पंचमढ़ी नाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर स्थित है। यह शिखर पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल, यानी कि जिसको कहते हैं हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर स्थित है। हिल स्टेशन पर स्थित है। और पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है, वह भी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर पंचमढ़ी से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर पंचमढ़ी को कहते हैं एमपी की शिमला, यानी कि यहाँ पर जो जलवायु है वह ऐसी है जिसकी तुलना शिमला जैसी जगह से भी किया जा सकती है। इसी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। उत्तर होगा सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं हमारा, तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी। तो ये नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिला जो है वहीं पर ये पंचमढ़ी भी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर हम दूसरी बात करें तो फिर वनस्पति के मामले में फिर वही नाम आएगा, और चट्टानों की बात करेंगे तो वही नाम आएगा, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो वनस्पति के अंदर साल, सागौन, बांस आएगा, और जब हम चट्टानों की बात करेंगे तो फिर वही आएगा कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, बसाल्ट और बलुआ पत्थर का नाम आएगा। तो वनस्पति में जो सबसे प्रख्यात है साल, सागौन और बांस, और इनके बारे में मैंने पूर्व में भी चर्चा करी है। ये जो दोनों प्रकार की लकड़ियां हैं साल और सागौन की, यह लकड़ियां जो हैं खास तौर से सागौन, यह पानी रोधी भी है और जो दीमक रोधी भी के रूप में भी जानी जाती हैं। तो दोनों कठोर लकड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल रेल की स्लीपर बनाने के लिए और महंगे फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये होगी हमारी वनस्पति और महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी क्या, ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखना। इससे पहले हमने पढ़ा था चूलागिरी। तो चूलागिरी की जो ऊंचाई थी वह थी कितनी, 1215 मीटर, और यहाँ पर है 1452 मीटर। अगली जो हमारी श्रेणी आएगी सबसे पूर्वी श्रेणी, वह कहलाती है, उसका नाम है हमारा मैकाल। उससे पहले एक आध पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कुछ नाम आ जाते हैं जिसको कहते हैं आसिरगढ़ की पहाड़ियां या ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और पहाड़ियों के नाम भी आ जाते हैं। इसका महत्व जो है, जैसे असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं, तो असीरगढ़ जो पहाड़ी है यह पड़ती है हमारे कहाँ पर, यह पड़ेगी जो बुरहानपुर का जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पर पड़ती है। तो कुछ हद तक इसको हम राजपीपला पहाड़ियों का हिस्सा भी कह सकते हैं। तो असीरगढ़ पहाड़ी के बारे में क्या है, स्थिति क्या है, तो स्थिति है बुरहानपुर एमपी। असल में इसके कई चीजें महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, एक तो इसका ऐतिहासिक महत्व है कि बुरहानपुर में जो किला है, असीरगढ़ का जो किला है, यह कहलाता था दक्कन का दरवाजा। असीरगढ़ का किला, इसका उपनाम क्या था, उपनाम है इसका दक्कन का दरवाजा। और यानी कि इसको जीतना दक्षिण भारत पर जीतने के लिए अति आवश्यक था, इसीलिए इसको कहते थे दक्कन का द्वार। ये और यही कारण है कि ऐतिहासिक महत्व के अंदर आप पढ़ोगे कि अकबर ने 1599 से लेकर 1601 तक लड़ाइयां लड़ी और इसको जीता। ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो ऐतिहासिक महत्व यह है असीरगढ़ के किले को
असीरगढ़ के किले को मुगल शासक अकबर ने 1601 में जीता। 1601 में जीता। तो ये भी इतिहास के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट रहा ताकि मुगल जो है दक्षिण के अंदर अपना प्रभाव स्थापित कर सके, इसलिए महत्वपूर्ण था। तो असीरगढ़ की पहाड़ी जो है, अब हम क्या कह सकते हैं, यह श्रेणी किसका हिस्सा है? तो राजपीपला पहाड़ियों का, राजपीपला पहाड़ी का। ठीक है। एक और श्रेणी आती है, असीरगढ़ के पास ही स्थित है, उसे कहते हैं ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। ग्वालीगढ़ की जो पहाड़ी हैं उनका भी महत्व इसी रूप में है कि वहां पर देश के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व भी मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। तो ये महाराष्ट्र में है मुख्यतः। तो हम कहेंगे स्थिति क्या है इनकी, तो हम कहेंगे अमरावती, उससे सटा हुआ अकोला और बाकी विदर्भ का क्षेत्र। तो उत्तर होगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है। ये कहलाती है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। और ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां जो है यह ताप्ती नदी के दक्षिण में है। ताप्ती नदी के दक्षिण में। वनस्पति, देखिए ये वही क्षेत्र है जहां पर नागपुर स्थित है, ग्वालीगढ़ पहाड़ी के पास। और नागपुर को क्या कहते हैं? नागपुर को कहा जाता है विश्व में बाघों की राजधानी, क्योंकि नागपुर से जो है कई सारे टाइगर रिजर्व या फिर बाघ सुरक्षित क्षेत्रों में परिवहन के द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। तो वनस्पति इसके अंदर वही सब हैं जो आपने पहले पढ़ा था, साल, सागौन और बांस, यही मुख्यतः यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है संरक्षित क्षेत्र। तो संरक्षित क्षेत्र में यहाँ पर आता है भारत के सबसे पुराना टाइगर रिजर्व। तो संरक्षित क्षेत्र में इसमें नाम आता है मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो जब 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व या बाघ आरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, और उनमें से 9 में से एक मेलाघाट है। तो हम कह सकते हैं यह 1973 में शुरू हुए या प्रारंभ हुए प्रोजेक्ट टाइगर के 9 टाइगर रिजर्व में से एक था। टाइगर रिजर्व में से एक था, और यह महाराष्ट्र का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, यानी कि सबसे पुराना। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है। इस संदर्भ में ये पॉइंट आ गया। अब चलते हैं, सबसे पूर्वी हिस्सा जो है सतपुड़ा का, वह कहलाता है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी का साथ ही अमरकंटक का पठार भी है, वह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले उसकी स्थिति देख लेते हैं, जैसे हम हर जगह पे कर ही रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आए, रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो तीसरा हिस्सा हमारा कहलाता है मैकाल श्रेणी या
पहाड़ियां। इनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। मैंने वैसे पूर्व में चर्चा कर दी थी। इंग्लिश में इनको इस तरीके से लिखते हैं, मैकाल। तो मैकाल की जो स्थिति है, सबसे पहले स्थिति देखते हैं। स्थिति, तो स्थिति क्या है? यह है उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है, दक्षिण दिशा में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिशा में अर्ध चंद्राकार, उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्ध चंद्राकार, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रेसेंट शेप, चंद्राकार जिसको कहते हैं क्रेसेंट, जैसे आधा चंद्रमा होता है, अर्धचंद्राकार आकार में, यानी कि इस तरीके से जैसे हम आकृति बनाते हैं, इस आकृति में होगा। और इसके अंतर्गत क्या आएगा? अर्धचंद्र उत्तर में। तो जब अर्धचंद्राकार है उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर में जो जिले आएंगे, उत्तर में मध्य प्रदेश का अनूपपुर और ढिंडोरी जिला, ये बॉर्डर के पास ही पड़ेंगे, ढिंडोरी। और दक्षिण में छत्तीसगढ़ के कहा कवर्धा, जो कि कबीरधाम जिले में पड़ता है, और बिलासपुर। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। इसका विस्तार इस रूप में हमें प्राप्त होता है। और यदि हम वनस्पति और चट्टानों की बात करेंगे तो सेम वही स्थिति रहेगी। अब मैकाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, वह कहलाता है अमरकंटक। यह कहलाता है अमरकंटक शिखर, अमरकंटक शिखर। यह सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी जो कुल हमें वो मिलती है वह है 24 मीटर, ये इसकी कुल ऊंचाई मिलती है। तो ये अमरकंटक शिखर जो है, यह भी जब हम श्रेणी की बात करेंगे तो सतपुड़ा का नाम आएगा, और यदि मैकाल श्रेणी की बात करें तो अमरकंटक का संबंध इसके साथ में होगा। और इंपॉर्टेंट चीज है अमरकंटक का पठार। तो ये जो मैकाल श्रेणी है, इसका जो उत्तरी भाग है, यहां पर हो गया ये वाला, आपने देखा होगा कि ये आकार है। अब इसका जो उत्तरी भाग है, ये वाला, यहां पर जहां से ये नदी निकल रही है जिसका नाम है नर्मदा, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, इसे कहते हैं अमरकंटक का पठार। और ये असल में किसके साथ में जुड़ जाएगा? उत्तर में हमने पढ़ा था कि उत्तर में यह श्रेणी है जिसको कहते हैं विंध्याचल। तो आप ये देखिए कि ऊपर की तरफ तो ये कैमूर श्रेणी होगी जो विंध्याचल का हिस्सा है, और दक्षिण में होगी सतपुड़ा। तो यह क्या करेगी? ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको थोड़ा गोल करके बना देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है, यह क्या कहलाएगा? तो ये जो रेड कलर का हिस्सा है, यही कहलाता है अमरकंटक का पठार। और ये इस मैकाल श्रेणी का उत्तरी भाग है। यहीं पर ही सबसे ऊंची चोटी का हमने जिक्र किया है, जिसे अमरकंटक शिखर भी कहते हैं। तो वापस चलते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या होगा? यहां पर हमारा पॉइंट होगा कि अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार जो है उसे कहा जाता है भारत का जल विभाजक। अमरकंटक पठार को कहा जाता है नदियों की जननी, ये क्योंकि कई सारी नदियां जो हैं अलग अलग दिशाओं में यहां से निकलती हैं। तो हम लिखेंगे अमरकंटक का पठार, यानी कि प्लेटू ऑफ अमरकंटक। स्थिति क्या है?
मैकाल श्रेणी का, मैकाल पहाड़ी का उत्तरी विस्तार, उत्तरी विस्तार। उपनाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका उपनाम क्या है? इसे कहते हैं विंध्य, विंध्य और सतपुड़ा, जिसमें हम मैकाल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैकाल श्रेणी का संगम या संधि स्थल, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा जो है, जो कि विंध्या और सतपुड़ा को जोड़ता है, वह कहलाता है अमरकंटक का पठार। दूसरा उपनाम क्या है? ये पॉइंट हो गया। फिर कहा जाता है नदियों की जननी कहते हैं इसको। किस लिए कहते हैं नदियों की जननी? क्योंकि यहां से कई नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे नर्मदा नदी। तो अगर हम देखें नर्मदा नदी, तो ये पश्चिम की दिशा में बह रही है, यानी कि पश्चिम दिशा में। दूसरी जो है वह कौन सी है? सोन नदी। यह किस दिशा में बह रही है? उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसके अलावा सोन की जो सहायक नदियां हैं, उनमें से कई नदियां इसी पठार से निकलती हैं, तो इसलिए इसको नदियों की जननी कहते हैं। और इसको अंतर्गत जो है, इसे भारत का जल विभाजक भी कहते हैं, भारत का जल विभाजक। तो ये नर्मदा और महानदी, इन दोनों के मध्य जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। नर्मदा और महानदी का विभाजक का, अभी मैं आपको मैप के ऊपर दिखा भी देता हूं। जैसे यहां पर जो है, ये तो आपने देख लिया, इसे थोड़ा ऊपर ले आता हूं। तो यहां पर हमने देखा, ये तो है नर्मदा नदी, ये देखिए नर्मदा, और यहां पर निकलती है फिर एक नदी जिसका नाम है महानदी, जो बाद में छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में चली जाती है। तो इस तरीके से ये पठार क्या कर रहा है, इसके उत्तर में तो सोन नदी चली गई, इस तरीके से इधर की तरफ ये चली गई, और ये महानदी और नर्मदा के बीच जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। और जो सर्वोच्च चोटी हमने पढ़ी थी, जो कि था कौन सी? अमरकंटक चोटी। तो अमरकंटक चोटी जो है, जिसको हमने पढ़ा था कि वह 1124 मीटर की ऊंची है, वो असल में अमरकंटक के पठार पर ही है। तो ये कहां पर मिलेगी? और यदि हम राज्यों की बात करेंगे, तो जिन राज्यों में प्रसार है, राज्यों में प्रसार, तो वह हम करेंगे कौन कौन से? तो एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आज हमारी सतपुड़ा श्रेणी की सारे पॉइंट खत्म हुए। अब मैं जरा कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, जो इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा अरावली का है, तो लगे हाथ देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है ये। दिल्ली श्रेणी निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? अब दिल्ली श्रेणी जो है वह पड़ती है कौन सी? अरावली श्रेणी का। और अरावली श्रेणी के उत्तर में है सिंधु नदी, और अरावली श्रेणी के पूर्व में जो है वह है गंगा जी। तो गंगा जी और वो सिंधु नदी दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो गंगा और सिंधु हमारा आंसर होगा। सिंधु है असल में। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो सतपुड़ा में हमने पढ़ा था कौन कौन सी थी? राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसके अलावा असीरगढ़ और ग्वालीगढ़ भी पढ़ा था। तो आंसर क्या आएगा? भारनेर। असल में भारनेर किसका हिस्सा है? वह हमने पढ़ा था विंध्याचल का। तो विंध्याचल का पश्चिमी हिस्सा विंध्य पर्वत, और उसका मध्य हिस्सा या उत्तर पूर्वी हिस्सा वह कहलाता है भारनेर,
और विंध्याचल का सबसे पूर्वी हिस्सा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों से होता हुआ यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर होते हुए फिर जाता है कैमूर और रोहतास जिले बिहार तक। तो वह कहलाता, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा बाड़मेर। बाकी ये तीनों तो इसी का हिस्सा है। तो ये राजस्थान सीईटी के एग्जाम में पूछा गया। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहां पर स्थित है? तो हमने पढ़ा था अभी महादेव पहाड़ियां। तो होशंगाबाद जिले के अंदर यह सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़, जिसकी हमने ऊंचाई जो है वह पढ़ी थी 1352 मीटर। तो इस संदर्भ में न केवल वो महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि वह सतपुड़ा श्रेणी कह लीजिए, क्योंकि महादेव तो खुद सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। इसलिए आप इस मामले में बिल्कुल विचलित ना हो कि यदि वो सतपुड़ा कह दें तो हमारा आंसर कहीं अलग तो नहीं होगा। नहीं, या तो वो सतपुड़ा श्रेणी देंगे या महादेव देंगे, दोनों उत्तर होगा, और ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटियां हैं। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में, पर्वत श्रेणी सतपुड़ा और विंध्य भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। क्या ये सही है? देखिए, भारत के मध्य भाग में, क्योंकि हमारा जो हृदय प्रदेश का नाम है, हृदय कहाँ है? हमारे शरीर के हमारी छाती के लगभग बीच में, हालांकि बाईं तरफ है, लेकिन तुलना कीजिए तो हृदय प्रदेश हम एमपी को कहते हैं, और एमपी जो है मध्य में है। तो इसलिए भारत के पूर्वी भाग में नहीं है। पूर्वी भाग अगर बात करते तो झारखंड, बंगाल वह आते हैं, तो इसलिए यह कथन सही नहीं। श्रेणी जिसके नाम का अर्थ सात परतें, सतपुड़ा, सात मोड़, यानी कि सतपुड़ा का अर्थ ही है सात मोड़ वाला पर्वत। तो इसलिए सेवन फोल्ड, सात मोड़, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच का जल क्षेत्र बनाती है। मैंने प्रारंभ में बताया कि सतपुड़ा जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य, अर्थात उनके बीच जल विभाजक के तौर पर कार्य करते हैं। फिर 4000 फीट यानी कि 1200 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों के साथ इसमें उत्तर में महादेव श्रेणियां, पूर्व में मैकाल श्रेणी और पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियां। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1200 मीटर से ऊपर तो आप देख लीजिए, 1200 के ऊपर जो चोटी है वह धूपगढ़ की चोटी है, और उसके बारे में हमने पढ़ ही लिया। एक और हमने ऊंची चोटी पढ़ी थी, वह पढ़ी थी राजपीपला पहाड़ियों की, जिसका नाम था चूलगिरी। तो चूलगिरी जो है वह भी हमने पढ़ा था 1215 मीटर की है। तो 1352 मीटर और 1215 मीटर, यानी कि 1200 से ऊंचे की चोटियों के साथ। तो हमारा कथन क्या होगा? 2 और 3, यही हमारे कथन सत्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल को विभाजित करती है? तो ये क्वेश्चन वही रिपीट है, तो हमारा आंसर सतपुड़ा आएगा। आप लोगों ने समय निकालकर वीडियो देखा और लेक्चर सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए।